बहुत समय पहले की बात है। नागलोक में नेत्रा नाम की एक बहुत खूबसूरत नागिन रहती थी। नेत्रा दिखने में तो बेहद खूबसूरत थी, परंतु वो बहुत मोटी थी। नेत्रा के नैन नक्श बहुत ही प्यारे थे, परंतु उसकी मोटी कमर अन्य नाग नागिनों के मजाक का पात्र बन गई थी। इसी तरह एक दिन नेत्रा नागिन सेब के पेड़ पर बैठकर सेब खा रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी सखी चेतना आकर कहती है, अरे अरे नीचे आ जाओ नेत्रा, क्या कर रही हो तुम? क्यों, क्या हुआ? जानती हो ना तुम, मीठा खाने से तुम्हारी सेहत और भी ज्यादा भारी हो जाएगी, फिर क्यों खा रही हो तुम? अरे तुम भी ना पगली, ऐसे मजाक नहीं करते। तुम इन सेबों को तो देखो, इनका लाल रंग, रसीलापन देखकर तो किसी का भी मन करेगा इन्हें खाने का। हाँ हाँ, पर ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम मोटी हो जाओगी। क्या कहा तुमने? मुझे मोटी कहा? बाकी नाग नागिनों की तरह मैं तुम्हें भी मोटी लगती हूँ ना? अरे नहीं बाबा, तुम तो बिल्कुल तंदुरुस्त हो, बस अब सेब खाना बंद कर दो। चेतना की ये बातें सुनकर नेत्रा पेड़ से नीचे आ जाती है। तभी वहाँ पर किशोर नाम का एक नाग आता है, जिसे नेत्रा नागिन बहुत पसंद करती थी। तभी किशोर नेत्रा के हाथों में सेब देखकर बोलता है, क्या बात है नेत्रा नागिन, आज तुमने पूरा का पूरा सेब का पेड़ खा लिया क्या? अरे मैंने तो सेब खाया भी नहीं। अरे अरे रहने भी दो, अब तो कम से कम झूठ मत बोलो। देखो तुम्हारे हाथ में सेब है। अरे वो तो बस मैं यूं ही चक्कर देख रही थी कि पेड़ के सेब पक गई कि नहीं। चलो अब तो मिल ही गई हो तो कहीं से घूम कर आते हैं, एक दूसरे से बात करके थोड़ा एक दूसरे को जान लेते हैं। क्या कहा तुमने? मैं और तुम्हारे साथ? मैं तुम्हारे जैसी मोटी नागिन के साथ कभी नहीं घूमने वाला। ये क्या बोल रही हो तुम? सही तो बोल रहा हूँ। कभी अपने आप को आईने में देखा है? ऐसा लगता है कोई हाथी का बच्चा हो, एकदम फैली हुई कमर। मुझे तो पतली कमर वाली नागिन के साथ घूमने में मजा आता है। अगर मैं तुम्हारे साथ घूमूंगा तो नागलोक में सभी मेरा बहुत मजाक बनाएंगे। किशोर की बातों पर नेत्रा नागिन को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में कहती है, बस करो, बहुत बोल लिया तुमने। मैं तुमसे प्यार से बात कर रही हूँ तो तुम कुछ भी बोलते जाओगे और मैं सुनती रहूंगी? बिल्कुल भी नहीं। चेतना चलो यहाँ से। किशोर की बातें नेत्रा नागिन का दिल दुखा देती है। नेत्रा गुस्से में चेतना को लेकर वहाँ से चली जाती है। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन नेत्रा किशोर की कही बातों को अपने दिल से नहीं निकाल पाती। इसी तरह एक दिन वो आईने के आगे बैठकर खुद को देख रही थी। अपने आप को आईने में देखकर वो कहती है, हे भोलेनाथ, क्या नागिन की पतली कमर होना ही सब कुछ होता है? अगर नागिन मोटी हो तो क्या उसकी कोई भावना ही नहीं होती? क्यों कोई उसकी भावनाओं को नहीं समझता? किशोर ने उस दिन मेरा कितना अपमान किया, उसे पता नहीं कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। अब अगर मेरी कमर पतली नहीं है तो क्या मैं अपनी भावनाओं का गला घोट दूँ? बस बहुत हो गया, अब मुझे कोई नहीं चढ़ा पाएगा। मैं अपने आप को किसी के भी मजाक का पात्र नहीं बनने दूंगी। इतना कहकर नेत्रा नागिन अपने मन में एक पक्का निश्चय करती है और अपनी गुफा में वापस लौट आती है। तभी वहाँ पर चेतना नागिन आती है। तभी नेत्रा चेतना से अपने आप को पतला करने का विचार साझा करती है। नेत्रा की बात सुनकर चेतना कहती है, मैं बहुत खुश हूँ नेत्रा, क्योंकि आखिरकार तुमने अपने बारे में सोचा तो सही। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब देखना, नागलोक का कोई भी नाग तुम्हारा मजाक नहीं बना पाएगा। सही कह रही हो तुम। अब देखना कैसे मैं खुद को बदल लूंगी और उस किशोर की बातों का मुंह तोड़ जवाब दूंगी। इतना कहकर नेत्रा चेतना की तरफ मुस्कुराते हुए देखती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। नेत्रा अब खूब मेहनत करती है, ज्यादा से ज्यादा रेंगती है और बहुत एक्सरसाइज करती है। साथ में वो अपने खान पान पर भी पूरा ध्यान देने लगी। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और नेत्रा लगातार मेहनत करती है। आखिरकार उसे अपनी मेहनत में फतह हासिल होती है और उसकी कमर एकदम पतली हो जाती है। इसी तरह एक दिन चेतना नागिन का जन्मदिन आता है और वह सभी नाग नागिनों को अपने जन्मदिन के जश्न में बुलाती है। सभी के साथ वहाँ पर किशोर नाग भी आता है और चेतना नागिन को उपहार देते हुए कहता है, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक चेतना नागिन, ये लो तुम्हारा उपहार। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया किशोर। वैसे तुम्हारी वो मोटी सहेली नहीं आई क्या? अच्छा हुआ नहीं आई, वरना जितना हम सब मिलकर खाते उतना तो वो अकेले ही खा जाती।
किशोर इतना बोल ही रहा था, तभी वहाँ पर अपनी पतली सी कमर लेकर और सुंदर से वस्त्रों में नेत्रा नागिन आती है। नेत्रा की पतली कमर और उसका बदला हुआ अंदाज और उसकी अदा देखकर किशोर के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो लड़खड़ाते हुए शब्दों में कहता है, नेत्रा तुम? हाँ मैं। चलो हटो मेरे सामने से, मुझे अपनी सखी को जन्मदिन की भेंट देनी है। अरे मेरी बात तो सुनो। लेकिन नेत्रा किशोर की बातों को अनसुना करते हुए अपनी सहेली को तोहफा देकर वहाँ से चली जाती है। जन्मदिन में हर कोई नाग नेत्रा की खूबसूरती और उसकी पतली कमर को ही निहार रहा था। वहीं इन सब के बीच में किशोर भी मन ही मन सोचता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये वही मोटी नेत्रा है जिसका मैं मजाक बनाया करता था। इसका ये बदला हुआ रूप देखकर तो मेरा दिल सीने से बाहर आ रहा है। कोई पागल ही होगा जो इसकी इस खूबसूरती को देखकर मोहित नहीं होगा। लेकिन अब मैं बात करूं तो किस मुंह से करूं? अब तो मैं सिर्फ देख ही सकता हूं। चेतना के जन्मदिन का जश्न खत्म होता है। सभी नाग नागिन अपने अपने गुफा की ओर लौटने लगते हैं। नेत्रा भी अपनी गुफा की तरफ जा रही थी, तभी अचानक से वो एक पत्थर से टकरा जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। तभी वहाँ पर किशोर आ जाता है और कहता है, अरे नेत्रा, थोड़ा संभल कर, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ और मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की कोई आवश्यकता नहीं है, समझे? तुम जाओ अपनी सुंदर सुंदर पतली कमर वाली नागिन के पास। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। अरे मेरी बात तो सुनो। क्या बोलना है जल्दी बोलो, मुझे घर जाना है। अरे मुझे माफ कर दो ना। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है और बहुत मजाक भी बनाया है, पर सच में तुम्हारा ये बदला हुआ रूप देखकर मेरे होश, नींद, चैन, दिल सब खो गए हैं। आज से पहले मैंने तुम्हारा ये रूप कभी नहीं देखा था। सुंदरता तो तुम्हारे मुखड़े पर पहले ही थी, पर जब से तुमने अपने आप को पतला किया है, ऐसा लगता है तुम कोई नागिन नहीं बल्कि अप्सरा हो, जिसे देखूं और बस देखता ही रहूं। बस रहने दो। अब जब मेरी कमर पतली हो गई तो तुम मेरी तारीफों के पुल बांध रही हो। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। नहीं नेत्रा, मैं सच कह रहा हूँ। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। जानता हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, इसलिए तुम जब तक चाहो मुझसे नाराज रह सकती हो। चलो मैं तुम्हें गुफा तक छोड़ देता हूँ। तुम्हारे पैरों में चोट लग गई है ना? इतना कहकर किशोर नेत्रा को अपनी बाहों में उठा लेता है और नेत्रा को उसकी गुफा की तरफ ले जाता है। भले ही नेत्रा के चेहरे पर गुस्सा था, पर मन ही मन वो बहुत खुश थी। गुफा में पहुंचने के बाद किशोर नेत्रा को अपनी बाहों से जमीन पर उतार देता है और वहां से जाने लगता है। तभी नेत्रा उसे रोकते हुए कहती है, रुक जाओ किशोर, मुझे तुम्हें धन्यवाद बोलना है। अगर उस दिन तुम्हारी बातों से मेरे दिल पर ठेस ना पहुंची होती तो शायद मैं खुद को बदलने के बारे में सोचती ही नहीं। सच तो ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उस दिन जब तुमने मेरा मजाक बनाया तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन आज देखो मेरी कमर पतली हो गई, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे उन्हीं शब्दों की वजह से। अब मुझे छोड़कर मत जाओ। कभी नहीं जाऊंगा नेत्रा, कभी भी नहीं। मुझे भी माफ कर दो। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया है, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस कभी कह नहीं पाया क्योंकि मैं डरता था कि कहीं कोई मेरा मजाक न बनाए। पर मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुमसे अब और ज्यादा जुदा नहीं रह सकता। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इतना कहकर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अब नेत्रा के पास उसकी पतली कमर और उसका प्यार दोनों ही थे। कुछ समय बाद नेत्रा किशोर से विवाह कर लेती है। विवाह के बाद भी नेत्रा अपनी सेहत को बनाए रखती है और फिर कभी अपनी पतली कमर को मोटा नहीं होने देती और इसी प्रकार अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगती है।